हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल राइट और ये फंडामेंटल राइट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बेसिक जानकारी और मौलिक अधिकार का पहला खंड जो समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक डिस्कस कर लिया था। उसके आगे से हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। आज स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के जो 22 तक है, इससे हम अपने आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 टू 22 19 से लेकर के 22 तक इसका उल्लेख है स्वतंत्रता के अधिकार का, और ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30, ये आर्टिकल सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। तो उन्हीं में से जो आर्टिकल 19 है, वाक स्वतंत्रता का संरक्षण जिसमें है, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और प्रारंभ में भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 19(1) के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6 हैं, और जो एक कम हुआ है वो कौन सा है? तो वो है 19(1) का 4। इसमें संपत्ति का अधिकार का उल्लेख था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 में का जोड़ करके ऐड किया गया, जो कि भाग 12 में आता है। तो अब हम लोग इनको एक एक करके पढ़ते हैं। जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, इनमें सबसे पहला है आर्टिकल 19(1) का या फिर ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? तो 19(1) के का के अंतर्गत रखा गया है। का या फिर ए बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी जोड़ा गया है, और राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। इसी में जोड़ा गया है राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता। और ये किस वाद का मामला है? जो राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता है, इसका एक वाद है नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के अतिरिक्त भी अपने घर में, ऑफिस में राष्ट्रध्वज फहरा सकते हैं, किंतु उसका अपमान नहीं होना चाहिए। ये किस वाद में फैसला आया था? तो ये नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो आर्टिकल 19(1) के ए में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बाद फिर है आर्टिकल 19(1) का बी। इसमें क्या है? तो इसमें शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। कोई सभा सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता है, लेकिन सम्मेलन कैसा होगा? निरायुध होगा। निरायुध का अर्थ क्या है? बिना अस्त्र शस्त्र के होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि सिख कृपाण लेकर जा सकता है। ये अपवाद क्यों है? क्योंकि सिख धर्म मानने के 5 अंग माने गए हैं। 5 वस्तुएं प्रत्येक सिख हमेशा अपने साथ रखते हैं। कौन कौन सा है? केस, कड़ा, कच्चा, कंघा और कृपाण। इसलिए ये इसका अपवाद है कि सिख कृपाण लेकर जा सकता है। तो इस चीज़ का अपवाद भी आप लोग याद रखें कि 19(1) के बी में क्या है? 19(1) के बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें सिख कृपाण लेकर के जा सकता है, ये इसका अपवाद है। इसके बाद फिर है आर्टिकल 19(1) का सी। इसमें क्या है? समूह, संघ तथा समिति बनाने की स्वतंत्रता है, कि किसी भी भारत के नागरिक को संघ या संगठन बनाने का अधिकार है, और इसका अपवाद है सैनिक, सेना को संघ संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। तो इन आर्टिकल के साथ इनके अपवाद भी आप याद रखें कि आर्टिकल 19(1) के सी में क्या है? समूह, संघ तथा समिति बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन इसका अपवाद है कि सैनिक और सेना संघ और संगठन नहीं बना सकते हैं। इनको इस अधिकार से वंचित रखा गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 19(1) का डी। डी में क्या है? इसमें है भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार है, और इसमें भी कुछ प्रतिबंध है। कहीं अशांतिजनक क्षेत्र है, दंगा होने की संभावना है, या कोई जनजातीय विशेष क्षेत्र है,
तो उन क्षेत्रों में जाने से रोका भी जा सकता है। तो हमारी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता को हानि न पहुंचे। ये चीज़ याद रखें कि 19(1)(d) में है भ्रमण करने की स्वतंत्रता, लेकिन हमें स्वतंत्रता सिर्फ उसी हद तक दी गई है जहाँ तक दूसरों की स्वतंत्रता को हानि ना पहुँचे। तो इसमें है भ्रमण करने की स्वतंत्रता। इसके बाद फिर है 19(1) का ई, इसमें है निवास की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकता है या आवास बना सकता है। तो आर्टिकल 19(1) के ई में निवास की स्वतंत्रता है। फिर निवास की स्वतंत्रता के बाद क्या है, 19(1) के एफ में संपत्ति का अधिकार है, ये निरसित किया जा चुका है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे निरसित किया जा चुका है। अब ये विधिक अधिकार बन चुका है और इसे आर्टिकल 300 का में जोड़ा गया है। इसके बाद फिर है 19(1) का जी, कोई भी रोजगार, व्यवसाय अथवा कारोबार की स्वतंत्रता। इसका उल्लेख किस में है, 19(1) के जी में है कि कोई भी रोजगार, व्यवसाय अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह कोई भी रोजगार, व्यवसाय अथवा कारोबार कर सकता है। इसकी उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल 19(1) के जी में। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक मामला है इससे रिलेटेड, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद, जो कि 2004 का है। जब एक कानून बनाया गया था उत्तराखंड द्वारा ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें कानून क्या था, कानून यह था कि ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति अंडे की दुकान नहीं खोल सकता है। और इस कानून के खिलाफ कुछ लोग न्यायालय गए थे और न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अगर कोई क्षेत्र धार्मिक आस्था से जुड़ा क्षेत्र है तो वहाँ पर इस तरह के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो हमने आर्टिकल 19 के जितने क्लॉज थे देख लिए, सबके कुछ न कुछ अपवाद भी हैं, हमने ये भी देख लिया। सभी खंड कौन कौन से हैं, तो 19(1) के ए में क्या है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बी में क्या है, बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता है और इसका अपवाद हमने पढ़ा था, इसका अपवाद था सिख, वह कृपाण धारण कर सकता है। फिर सी है, सी में है समूह, संघ तथा समिति बनाने की स्वतंत्रता और इसका अपवाद था सेना तथा सैनिक। इस सेना और सैनिक को इससे वंचित रखा गया है। फिर है डी, डी में है भ्रमण की स्वतंत्रता। जब हमने समूह और संघ बना लिया, समिति बना ली, इसके बाद फिर देश में हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं और भ्रमण करने के बाद जब हम थक जाएंगे तो कहीं पर भी निवास की हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो डी के बाद ई में क्या है, निवास की स्वतंत्रता। फिर इसके बाद एफ में क्या है, तो संपत्ति का अधिकार है जो कि अब निरसित हो चुका है। फिर उसके बाद है जी, जी में है कोई भी रोजगार और व्यवसाय तथा कारोबार की हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जब हमने भ्रमण किया, भ्रमण करके हम थक गए, फिर हमने निवास बनाया, निवास के बाद अब हमें रोजगार की ज़रूरत होगी तो कोई भी रोजगार और व्यवसाय कारोबार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो ये आर्टिकल हो गए। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो भी क्लॉज थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया, इनको आप भी ऐसे ही रिलेट करके याद करें। इसके बाद फिर है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यह आर्टिकल का थीम है। आर्टिकल 20 का थीम क्या है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और इसके 3 क्लॉज हैं। 20 का 1 है, क्लॉज 1, इसमें उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जा सकता जब तक उसके द्वारा किया गया अपराध की श्रेणी में ना आता हो। जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में ना आता हो तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। और इसी में एक दूसरा प्रावधान भी है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उतनी ही सज़ा दी जाएगी जितनी सज़ा का प्रावधान अपराध करने के दौरान निर्धारित था। इसका एग्जाम्पल से समझें, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2010 में किसी का मर्डर किया, 2010 में किसी का मर्डर किया और उस समय मर्डर की सज़ा थी 10 वर्ष, और 2015 में मर्डर की सज़ा 20 वर्ष कर दी गई। 2015 में मर्डर की सज़ा का जो प्रावधान है वो 20 वर्ष कर दिया गया। तो अब उसे सज़ा अगर 2015 में सुनाई जाएगी तो 10 वर्ष की सज़ा होगी या 20 वर्ष की, तो उसे 10 वर्ष की सज़ा होगी, ना कि 20 वर्ष की। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। तो 20 क्लॉज 1 में क्या है, इसमें उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में ना आता हो। और दूसरा प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उतनी ही सज़ा दी जाएगी जितनी सज़ा का प्रावधान अपराध करने के दौरान निर्धारित था। इसके बाद फिर है आर्टिकल 20 का क्लॉज 2। इसमें है
दोहरे दंड से संरक्षण। कैसे? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः मृत्यु दंड पर यह लागू होता है। जैसे कि ए ने बी की हत्या कर दी। ध्यान से समझें कि ए ने बी की हत्या कर दी और उसे 20 वर्ष की सज़ा दी गई। अब ए 20 वर्ष की सज़ा काट कर जब बाहर आया तो उसे पता चला कि बी तो जीवित है, क्योंकि उसने बी को मारा ही नहीं था। गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके उसको फंसाया गया था, सज़ा दिलाई गई थी। और अब अगर ए बी की हत्या कर दे तो क्या उसे फिर से सज़ा मिलेगी? तो नहीं, उसकी सज़ा वो पहले ही काट के आया है, उसे दोबारा उस चीज़ की सज़ा नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल 20 का क्लास 2 दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इसके बाद फिर है आर्टिकल 20 का क्लॉज 3। इसमें प्रावधान है आत्म अभिशंसन का संरक्षण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि वह स्वेच्छा से स्वयं के खिलाफ गवाही देता है तो वह ऐसा कर सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसकी स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं ली जा सकती है। इसके लिए संविधान हमें संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20 की क्लॉज 3 के अंतर्गत संविधान हमें संरक्षण प्रदान करता है आत्म अभिशंसन का संरक्षण। तो हमने आर्टिकल 20 को पढ़ा जिसके क्लॉज 3 थे। पहले में क्या उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता हो, और किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उतनी ही सज़ा दी जाएगी जितनी सज़ा का प्रावधान अपराध करने के दौरान निर्धारित था। क्लॉज 2 में क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। और क्लॉज 3 में क्या है? आत्म अभिशंसन का संरक्षण, यानी स्वयं के खिलाफ गवाही देने से हमें संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बाद फिर है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण का अर्थ है जीवन और दैहिक का अर्थ है व्यक्तिगत। प्राण का अर्थ क्या है? जीवन। दैहिक का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत। तो कह सकते हैं कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसमें जो मूल बात कही गई है वो क्या है? तो राज्य विधि की प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। अर्थात किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध ना किया हो जिसके लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है, तो राज्य उसके जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्य के द्वारा उसके जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा सभी व्यक्तियों के जीवन का संरक्षण कर दिया गया है तथा यह निर्धारित किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। और इससे रिलेटेड एक वाद भी है 1978 मेनका गांधीवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 21 की उदारवादी व्याख्या की गई कि मनुष्य के गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने के आवश्यक अधिकारों को अनुच्छेद 21 में जोड़ने का निर्णय दिया गया और न्यायालय के विभिन्न वादों के माध्यम से अनुच्छेद 21 में स्वच्छ पर्यावरण, निःशुल्क चिकित्सा, निजता का अधिकार आदि जोड़े गए। और अब बात करें अगर शिक्षा के अधिकार की, तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 से प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया और इसे जोड़ा गया आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 21A में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा, और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया और इसे मूल अधिकार बना दिया गया। इसे लागू कराने के लिए 2009 में संसद के द्वारा कानून का निर्माण भी किया गया तथा अप्रैल 2010 को RTE यानी राइट टू एजुकेशन भारत में लागू कर दिया गया। तो ये हो गया अनुच्छेद 21 का संदर्भ, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है और इसी के अंतर्गत हमें स्वच्छ पर्यावरण, निःशुल्क चिकित्सा, निजता का अधिकार भी दिया गया है। और अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। इसके बाद फिर है आर्टिकल 22, आर्टिकल 22। इसमें क्या है? तो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है इसमें, और इसके 2 खंड बनेंगे। कौन कौन से? तो एक हो जाएगा सामान्य गिरफ्तारी, दूसरा हो जाएगा निवारक निरोध। तो सामान्य गिरफ्तारी क्या है? किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो इसका संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? तो यदि कोई व्यक्ति सामान्य गिरफ्तारी, सामान्य दंड विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है
तो क्या प्रावधान है, तो उसे 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला अधिकार है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी करने से पहले उसे कारण बताना होगा। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा गिरफ्तार करने के पहले उसे। दूसरा है, उसे मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। और तीसरा है, उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यात्रा में लगा समय छोड़कर और अवकाश का दिन छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये 3 अधिकार दिए गए हैं सामान्य गिरफ्तारी के अंतर्गत। और निवारक निरोध के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो जब किसी व्यक्ति को अपराध के पूर्व संदिग्ध के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी निवारक निरोध के अंतर्गत माना जाता है। इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। और ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कारण बताना अनिवार्य नहीं है। कारण बताना उसको अनिवार्य नहीं है। और ऐसी कंडीशन में 3 माह तक नज़रबंद करके रखा जा सकता है। उसे ऐसी कंडीशन में कितने माह तक नज़रबंद किया जाएगा? तो 3 माह तक नज़रबंद करके रखा जा सकता है। लेकिन अगर लगता है कि 3 माह बाद उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है तो वो बाहर जाकर के फिर से क्राइम कर सकता है, तो 3 माह से अधिक भी उसे रखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसकी सिफारिश के आधार पर उसके समय में वृद्धि की जा सकती है। तो ये हो गया निवारक निरोध। निवारक निरोध गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारियों का संरक्षण है आर्टिकल 22 में, जिसके 2 खंड बनते हैं, सामान्य गिरफ्तारी और सामान्य गिरफ्तारी होती है तो इसमें 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। और अगर निवारक निरोध के अंतर्गत होती है, इसमें संदिग्ध के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 3 माह तक, अधिकतम 3 माह तक नज़रबंद कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे अधिक भी नज़रबंद करना पड़े तो उसके लिए फिर उच्च न्यायालय द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के आधार पर इसमें वृद्धि की जा सकती है। तो उम्मीद है आपको गिरफ्तारियों से संरक्षण आर्टिकल 22 समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख है। सबसे पहले है आर्टिकल 23। इसका मुख्य शीर्षक है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। इसका शीर्षक क्या है? मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। मानव दुर्व्यवहार का अर्थ क्या है? तो मनुष्य को वस्तु के रूप में क्रय विक्रय नहीं होना चाहिए। मानव दुर्व्यवहार का अर्थ है कि मनुष्य को वस्तु के रूप में क्रय विक्रय नहीं होगा। और बलात् श्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना, यानी किसी व्यक्ति से जबरन कार्य कराना बलात् श्रम कहलाता है। और इसी के अंतर्गत एक शब्द है बेगार, यानी बिना पारिश्रमिक, बिना वेतन दिए व्यक्ति से कार्य करवाना, ये बेगार कहलाता है। और ये सारी समस्याएं समाज में थीं जो इसी आर्टिकल के अंतर्गत समाप्त की गई हैं। और इसी संदर्भ में एक वाद भी था, दीना बनाम भारत संघवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जेल में जो कैदी हैं उनसे कार्य कराया जाता है तो उनको भी पारिश्रमिक दिया जाएगा, लेकिन उसकी सज़ा में अगर कठोर सज़ा का प्रावधान नहीं है तो। और इसी संदर्भ में संसद के द्वारा 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम का निर्माण किया गया, जो कि इसी आर्टिकल से संबंधित है। तो आर्टिकल 23 में क्या है? इसमें है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 24 में क्या है? इसमें है बलात् श्रम पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों तथा जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बालकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और इसके लिए संसद द्वारा 1986 में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का निर्माण भी किया गया। और 2012 में संसद के द्वारा बालकों के यौन हितों को संरक्षण देने के लिए पास्को का निर्माण भी किया गया। तो ये भी याद रखें। तो अनुच्छेद 24 में क्या है? बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24। इसके बाद फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला खंड है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। इसमें अनुच्छेद 25 में क्या है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानने तथा प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है हमें आर्टिकल 25, कि कोई भी भारत का नागरिक अपने आराध्य देव को चुनने की स्वतंत्रता है उसे।
वह किसी भी धर्म को मानना चाहता है तो वह स्वतंत्र है मानने के लिए, लेकिन धर्म के प्रचार करने पर किसी के धर्म को परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, धर्म प्रचार के करने पर किसी के धर्म को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, यह अपराध है। इसके बाद फिर है आर्टिकल 26। इसमें धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता है, यानी इसके अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धर्म अथवा दान के उद्देश्य से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर है आर्टिकल 27, धार्मिक करों की अदायगी से छूट। और इस सार्वभौमवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्षता संविधान का जो है मूल ढांचा है। संविधान का मूल ढांचा है पंथ निरपेक्षता। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से इसलिए कर नहीं लिया जा सकता है कि किसी धर्म की ग्रोथ हो, किसी विशेष धर्म की ग्रोथ की जानी है तो किसी भी व्यक्ति से कर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 27 में। इसके बाद फिर है आर्टिकल 28। इसमें है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। आर्टिकल 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अथवा ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका 100% संचालन राज्य निधि से किया जा रहा हो, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। परंतु ऐसे शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना किसी ट्रस्ट या बोर्ड के अंतर्गत की हो, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी राज्य द्वारा जो संचालित शिक्षण संस्थान है वहाँ पर धार्मिक आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन जो ट्रस्ट द्वारा या फिर किसी बोर्ड के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये कहता है आर्टिकल 28। तो ये होगी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानने तथा प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में है धार्मिक करों की अदायगी से छूट। और आर्टिकल 28 में है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। इसके बाद फिर हमारा अगला खंड है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसका उल्लेख आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में है। अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण इसमें प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण प्रदान करना। और अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण कैसे किया गया है, किस आधार पर किया गया है, तो धर्म और भाषा के आधार पर। तभी तो धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, दो होते हैं ना, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहता है। आर्टिकल 29 में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। इसका शीर्षक है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत में प्रत्येक नागरिक जिसकी अपनी स्वयं की भाषा, लिपि तथा संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है इसमें। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण प्रदान करना, संरक्षित करना। और राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश धर्म, जाति, भाषा, मूल वंश के आधार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख भी आर्टिकल 29 में ही है। फिर है आर्टिकल 30। इसमें क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार। धर्म तथा भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और राज्य के द्वारा सहायता अनुदान प्रदान करने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 30 में कि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने एवं उनके प्रशासन करने से संबंधित अधिकार इसमें प्रदान किए गए हैं। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 में है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा एवं लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। और 30 में है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और प्रशासन कर सकता है। तो इस तरह से संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार भी हमारा समाप्त होता है। इसके आगे के हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।